नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे सुनना और बोलना आवश्यक संप्रेषण कौशल के रूप में किस प्रकार से, यानी जो सुनते हैं और उसको वापस बोलते हैं वो एक आवश्यक संप्रेषण कौशल के रूप में किस प्रकार होते हैं और संप्रेषण कौशल किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि संप्रेषण एक अंतःक्रिया है। इसके द्वारा समाज को एक बहुत ही सुदृढ़ दान किया जाता है। यदि भाषा नहीं हो, यदि भाषा की अभिव्यक्ति नहीं हो, यदि संप्रेषण नहीं हो एक दूसरे के बीच में, तो समाज का जो संबंध है वो भी इस प्रकार के नहीं रहेंगे। इसलिए समाज को सुदृढ़ रूप प्रदान करने के लिए भाषा की जो संप्रेषण कौशल है वो बहुत ही सुदृढ़ होना और विकसित होना आवश्यक है। इसके बिना विकसित समाज के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती और आशा भी करना व्यर्थ है। क्योंकि एक कक्षा कक्ष में संप्रेषण की प्रक्रिया को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो एक कक्षा कक्ष के अंदर संदेश वाहक या जो शिक्षक है वो अपनी भाषा को बनाता है, निर्माण करता है, अपनी भाषा को वो लिखता है, अपनी भाषा को प्रसारित करता है और अपनी भाषा को विषय वस्तु के रूप में वो संदेश देता है अपनी भाषा के द्वारा। और इसी के साथ साथ वो इसी माध्यम के उसके एक माध्यम होता है, माध्यम यानी भाषा। वो किसी भी भाषा के द्वारा, किसी भी माध्यम के द्वारा, माध्यम अब वो बहुत सारे होते हैं माध्यम, बोलकर, लिखकर, इशारों के द्वारा, बहुत सारे, ये इस माध्यम से भाषा को। और उसके पश्चात जब वो निर्माण करता है, लिखता है, प्रसारित करता है, वो कुछ संदेश देता है जो कि विषय वस्तु होती है, उसके आधार पर वो संदेश देता है और उसका भी एक माध्यम होता है। और वो उस माध्यम से, चाहे वो बोलकर हो, लिखकर हो, वो उस माध्यम से संदेश प्राप्त करता है, जो छात्र हैं उसके पास पहुंचता है। और इसी प्रकार से जो संदेश पावक है वो किसी माध्यम के द्वारा अपना जो संदेश है वो प्रसारित करता है, पढ़ता है या व्याख्या करता है। जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो अपने उस ज्ञान को प्रसारित करता है, पढ़ता है या उसकी व्याख्या करता है और उसके साथ साथ वो उसी के द्वारा वो छात्र के पास पहुंचता है। छात्र को पहुंचने में और इस संपूर्ण प्रक्रिया में, इस संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में कुछ तत्व मौजूद होते हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला है संदेश, सबसे पहला है संदेश, क्योंकि संदेश वाहक है तो वह संदेश देता है, इसलिए सबसे पहला तत्व है संदेश, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। इसके अंदर सबसे पहला तत्व हम ले सकते हैं संदेश, यानी वो अध्यापक है जो संदेश देता है, संदेश वाहक संदेश देता है। प्रेषक, पढ़ने वाला छात्र प्रेषक को प्रेषक करता है, आगे उसका प्रेषक करता है, वो भेजता है। और संकेतन, यहाँ पर संकेतों द्वारा भी हो सकता है, किसी भी माध्यम, जो माध्यम है उसको हम संकेतक कह सकते हैं। संकेतन के द्वारा वो संदेश भेजता है किसी संकेतों के द्वारा। और उसके मध्य एक माध्य होता है, इसके बीच में एक माध्य होता है, इसके बीच में माध्य होता है। और वो संग्राहक के पास जाता है, इसके पास जाता है, संग्राहक नहीं छात्र के पास। संग्राहक होना आवश्यक है। और विसंकेतन, वो उनको ग्रहण करना आवश्यक है। विसंकेतन इन संकेतों को, जो संकेत है, जो संकेतन, जो उनको संकेत मिल रहे हैं वो ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण करना भी आवश्यक है संप्रेषण प्रक्रिया में। तो इसके 6 तत्व हैं। संदेश है, मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, किसी माध्यम से भेज रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ, मेरा संदेश भेजना। फिर संकेतन, यानी ये भेजना, संकेतन किस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और माध्यम भाषा है मेरी पढ़ाने की,
संग्राहक, आप संग्राहक हो और बी संवेदन आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार से ये 6 उसके संप्रेषण के तत्व हैं। तो सुनने और बोलने में जो आवश्यक जो संप्रेषण कौशल है वो किस प्रकार का होना चाहिए? कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण होता है सुनने और बोलने के बाद जो संप्रेषण का कौशल है उसके उसमें जो संप्रेषण जो कक्षा कक्ष में होता है वो कितने प्रकार का होता है? संप्रेषण के प्रकार, क्योंकि संप्रेषण 2 दृष्टि से होता है। एक तो होता है संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से उसके, और एक संप्रेषण की परिस्थितियों की दृष्टि से। अलग अलग उसके प्रकार होते हैं। सबसे पहले संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से उसके प्रकार। संप्रेषण माध्यम, संप्रेषण का माध्यम क्या है, किस माध्यम से संप्रेषण हो रहा है? तो सबसे पहला है शाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक संप्रेषण या वाणिक संप्रेषण जो कि शब्दों से पैदा होता है, इसका मूल उपकरण है भाषा। शाब्दिक संप्रेषण का मूल उपकरण क्या है? भाषा। का मूल उपकरण भाषा है और भाषा के माध्यम से शाब्दिक संप्रेषण होता है। और इसके अंदर भाषा का जो रूप है उसका सही प्रयोग, उसका उचित ज्ञान, उसका वाक्यों का गठन, भाषा के वाक्यों का गठन, उच्चारण का स्वरूप, बोलने की शैली, और उसके माध्यम से जो संप्रेषण किया जाता है और वो सारी की सारी अच्छी होनी चाहिए। भाषा का उचित ज्ञान होना आवश्यक है, भाषा का सही प्रयोग करना आवश्यक है, वाक्यों का गठन सही होना चाहिए और उसका उच्चारण का स्वरूप सही होना चाहिए। बोलने की जो शैली है वो सही होनी चाहिए, जिससे कि संप्रेषण अच्छा हो सके, संप्रेषण प्रभावी हो सके। और संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत भाषा के आधे अधूरे ज्ञान से उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है और कहीं शब्दों का जो वास्तविक अर्थ है वो नहीं समझने के कारण वहां पर वो संप्रेषण निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए संप्रेषण का जो शाब्दिक संप्रेषण का जो मूल है भाषा, उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है इसी के अंदर शाब्दिक संप्रेषण के अंदर हम इसके अलग अलग मौखिक संप्रेषण होता है, लिखित संप्रेषण होता है और वाणी संप्रेषण होता है। क्योंकि भाषा चाहे वो मौखिक रूप से हो, लिखित रूप से हो और वाणी, यानी उसका जो बोलने की जो टोन है वो सही होनी चाहिए। हम बोलते हैं तो हमारी बोलने की टोन भी सही होनी चाहिए। ज को अगर श बोल दिया या स बोल दिया तो वहां पर पूरा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए और लिखने में कि संप्रेषण भी सही होना चाहिए, तभी संप्रेषण सही हो पाता है। कॉमा कहाँ लगाना है, पूर्ण विराम कहाँ लगाना है, अर्ध विराम कहाँ लगाना है और कहाँ पर किस प्रकार से उसको लिखना है, तो ये सारी की सारी चीजें सही होनी चाहिए, तभी संप्रेषण अच्छा हो पाता है और संप्रेषण प्रभावी हो पाता है। अशाब्दिक संप्रेषण के अंदर चक्षु संप्रेषण, चक्षु संपर्क यानी आंखों द्वारा संपर्क, आंखों का संपर्क, मुख मुद्राएं, कई बार हम हाँ ना हो इस प्रकार से हम करते हैं। या मुख मुद्रा, अगर किसी को हम अगर क्रोध प्रकट करते हैं तो हमारा मुंह अलग प्रकार का होता है, हम अगर खुशी प्रकट करते हैं तो हमारी मुख मुद्रा अलग प्रकार की होती है। तो ये मुख मुद्राएं या स्पर्श संपर्क, हम शाबाशी देते कभी पीठ थपथपाते हैं, कभी उसके चेहरे पर हाथ फेरते हैं, तो इस प्रकार की जो स्पर्श संपर्क है वो भी अशाब्दिक संप्रेषण के अंदर आता है। या कई बार हम पटरी मारते हैं स्पर्श संपर्क के अंदर, क्योंकि उसने, तो ये सारे के सारे स्पर्श संपर्क के अंदर जो, तो अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया, इसमें वाणी का प्रयोग नहीं करके चक्षु संपर्क, मुख मुद्राओं का प्रयोग या स्पर्श के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। और अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग चाहे हम भाषा संप्रेषण में कितने भी कुशल क्यों न हो,
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम भाषा में भी करते हैं, बोलने के द्वारा भी हम करते हैं। और इसी अवस्थाओं में हमारे सामने अशाब्दिक संप्रेषण के जो भिन्न अशाब्दिक संप्रेषण के उपयोग करने के जो तौर तरीके हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। कई बार अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग हम इसलिए भी करते हैं कि संप्रेषण और अधिक प्रभावी बने, इसलिए अशाब्दिक संप्रेषण का उपयोग कक्षा कक्ष में भी बहुत ही आवश्यक है। थोड़ी देर चुप रहना ये भी एक अशाब्दिक संप्रेषण है, ताकि कक्षा का ध्यान अध्यापक की तरफ हो। स्वाभाविक संप्रेषण और यांत्रिक संप्रेषण, ऐसा संप्रेषण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा बिना किसी कृत्रिम साधन या बिना किसी उपकरण की सहायता लिए स्वाभाविक रूप से विचारों या भावों का आदान प्रदान प्राकृतिक या स्वाभाविक संप्रेषण कहलाता है। और इसके विपरीत जब संप्रेषण स्वाभाविक रूप में न रहकर यांत्रिक बन जाता है, जैसे मैं YouTube पे, आप YouTube देखोगे तो ये एक यांत्रिक संप्रेषण है। और इसके विपरीत जब संप्रेषण स्वाभाविक रूप में न रहकर यांत्रिक बन जाते हैं, तो उस अवस्था के द्वारा संपन्न जो संप्रेषण यांत्रिक या मशीनी संप्रेषण कहलाता है। बेतार का तार, टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से जो आप देखते हैं वो यांत्रिक संप्रेषण होता है। और जब अधिक व्यक्तियों का समूह बिना किसी उपकरण की सहायता से स्वाभाविक रूप से जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो स्वाभाविक संप्रेषण होता है। इस प्रकार से संप्रेषण माध्यम की दृष्टि से संप्रेषण के 4 प्रकार हैं: शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण, स्वाभाविक संप्रेषण और यांत्रिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण के 3 प्रकार हैं: मौखिक रूप से, वाणी के द्वारा और लिखित रूप से। अशाब्दिक संप्रेषण के भी 3 प्रकार हैं: चक्षु द्वारा, मुख मुद्राओं द्वारा और संपर्क के द्वारा। इस प्रकार हम अगर संप्रेषण की परिस्थितियों की दृष्टि से देखें तो संप्रेषण 4-5 प्रकार का होता है। व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण, यानी कुछ व्यक्तियों के मध्य जो संप्रेषण होता है वो। दूसरा है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, यानी जो व्यक्तियों के जो व्यक्ति होते हैं उनके बाद अंतः व्यक्ति पास में बैठकर, तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, 1-2 व्यक्ति होते हैं और दोनों संप्रेषण करते हैं। एक समूह संप्रेषण, समूह के अंदर संप्रेषण होता है, समूह के अंदर बातचीत होती है। लघु समूह भी हो सकता है, दीर्घ समूह भी हो सकता है। संगठनात्मक या संस्थागत, एक संस्था के अंदर जो संप्रेषण होता है वो। और एक जन माध्यम जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से। संगठनात्मक या संस्थागत, एक संस्था के अंदर जो संप्रेषण होता है वो। और एक जन माध्यम जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से होता है, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इस प्रकार से संप्रेषण की परिस्थितियां यहाँ अलग-अलग भिन्न हैं। व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण हो रहा है, कुछ व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है अंतः व्यक्तिक संप्रेषण, वो खुद ही या अंतः क्रिया के द्वारा एक दूसरे के साथ साथ जो संप्रेषण होता है वो। एक होता है समूह संप्रेषण, बहुत सारे समूह संप्रेषण कर रहा होता है। एक है संगठनात्मक, उस संस्था के अंदर जो संप्रेषण होता है वो। और जन माध्यम यानी जो मीडिया के द्वारा या टीवी, रेडियो या आप सोशल मीडिया कह सकते हैं, उसके माध्यम से जो संप्रेषण होता है वो कहलाता है जन माध्यम के द्वारा संप्रेषण। क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया है उसकी भूमिका या उसका उत्तरदायित्व संदेश को संग्राहक की जानकारी देने की और संदेशों का संवहन ही संप्रेषण है। मास मीडिया जनसाधारण तक सूचना प्रसारित करने का जो प्रयत्न करता है वो मास मीडिया केवल
न केवल सूचित करता है तो प्रेरित भी करता है सूचना को समझने के लिए, सूचना को ग्रहण करने के लिए। और मीडिया का प्रयोग मनोरंजन और अन्य व्यवसायिक दृष्टि से भी होता है। मीडिया के अभाव में कोई भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर जनमाध्यम मीडिया भी बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए तो ये संप्रेषण की हमने देखा कि सुनने और बोलने के दौरान जो आवश्यक संप्रेषण कौशल है, उसके अंदर सबसे पहले हमने संप्रेषण क्या है और कक्षा में किस प्रकार होता है इसके बारे में जाना। उसके पश्चात हमने संप्रेषण के प्रकारों में सबसे पहले संप्रेषण के माध्यम की दृष्टि से उसके प्रकार का अध्ययन किया। उसके पश्चात संप्रेषण की परिस्थितियों की दृष्टि से और संप्रेषण की परिस्थितियां किस प्रकार की हैं उसके आधार पर संप्रेषण किस प्रकार का होता है ये हमने अध्ययन किया। हमने इस संपूर्ण संप्रेषण को पढ़ते समय हमने ये देखा कि सुनने और बोलने के दौरान भाषा का सशक्त होना बहुत ही आवश्यक है। भाषा का सशक्त होना बहुत ही आवश्यक है। यदि भाषा नहीं जानता हो, भाषा जानने में कुछ कमी हो, तो संप्रेषण सही माध्यम से नहीं होगा। कहाँ रुकना है, कहाँ कितना बोलना है, वाक्य का गठन किस प्रकार होता है, शब्द किस प्रकार के हैं, वो बहुत ही आवश्यक रूप से संप्रेषण को बहुत प्रभावित करता है। और उसके साथ साथ वो किस प्रकार का उसका उद्दीपक कौशल है, यानी जो अध्यापक है वो किस प्रकार के इशारे कर रहा है। यदि कह रहा है वो कि छोटा है और हाथ से ऊपर इशारा कर रहा है तो गलत हो जाएगा। यानी जो इशारा जो वो माध्यम भी सही होना चाहिए, तभी संप्रेषण सही रूप से कक्षा कक्ष में होगा। कक्षा कक्ष में संप्रेषण करते समय बहुत सारे बाधाएं भी आती हैं और उन बाधाओं को किस प्रकार बाधाओं से निपटा जा सकता है, ये इन संप्रेषण को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसके साथ साथ हमें उसका अध्ययन भी बहुत ही आवश्यक है। भाषा का आधा अधूरा ज्ञान अर्थ का अनर्थ कर देता है। इसी प्रकार से जो अशाब्दिक संप्रेषण है, जो संपर्क चक्षु संप्रेषण या जो मुख मुद्रा का संप्रेषण है, या वो भी कई बार गलत होने से निष्प्रभावी संप्रेषण को बना देता है। और जब स्वाभाविक और यांत्रिक संप्रेषण होता है तो यांत्रिक संप्रेषण में भी जिस माध्यम से वो यांत्रिक संप्रेषण हो रहा है उस माध्यम से यदि उसके ऊपर भी बोलने में या जो भाषा लिखी जा रही है उसमें उसका सशक्त होना, उसके लिपि का सशक्त होना बहुत आवश्यक है, सही होना बहुत आवश्यक है।